नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आना है, लेकिन इस बीच आपको बताएं, सबकी उत्सुकता यह है कि रुझान किधर है, इस रुझान के तहत किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। यूं तो आपको बता दूं, बड़े बड़े टीवी चैनल अपना अपना दावा कर रहे हैं। कोई 300 पार की बात करता है, कोई कितने की बात करता है, लेकिन मैं जो आपके सामने रिपोर्ट रखने वाला हूं, मैं आपको पहला फेज से लेकर 7वें फेज तक चरणबद्ध तरीके से जिलेवार वहां की सीटों का विवरण बताऊंगा। और शुरुआत में मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि इस रिपोर्ट को जो हमारे पास पहुंची है, मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, उन मित्रों के माध्यम से और लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बात करके, और मैं खुद भी उत्तर प्रदेश के कई जिले, गांवों के अंदर और क्षेत्रों में घूमा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं खुद रहने वाला हूं और इसलिए पहले फेज पर कड़ी नजर थी। पहले फेज से लेकर यह कहा जाता है कि जो हवा बनती है पूरे उत्तर प्रदेश में वही लहर चलती है, और ऐसा होता दिख भी रहा है कि पहले फेज में जब शुरुआत हुई थी तो उस समय जाट बेल्ट को लेकर यह कहा जा रहा था कि आरएलडी की हवा है, और इस फर्स्ट फेज में समाजवादी पार्टी भारी सीटों को गेन करेगी। लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं, और अब 7वां फेज अंत होते होते केवल यह दिखाई दे रहा है कि मोदी और योगी की लहर चली है। और लहर नहीं, मैं इसको कहूंगा कि आंधी चली है। यह बात जरूर है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ एंटी इनकम्पेंसी जिसको बोलते हैं, उसके कारण से कुछ सीटें घटती नजर आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कुल सीटें कितनी आ रही हैं। कुल सीटें अगर मैं कहूं तो 403 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 284, जी हां 284, 284 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 98 सीटें मिलती दिख रही हैं। बसपा को 15 से 17 सीटें, और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर बस केवल ये कहिए कि खाता उसका खुल रहा है। अदर्स, जिसमें अपना दल है, सुहेल देव पार्टी है, निषाद पार्टी है, इनको 3 सीटें मिल रही हैं। यहां आपको बता दूं, जो गठबंधन की सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी आरएलडी है, उसको अलग से नहीं बताया है, और जो मैंने पार्टी निषाद पार्टी बोला है वो भाजपा में शामिल है। यानी जो गठबंधन में है, अदर्स माने निर्दलीय, जो अपने कुछ पार्टी पर लड़ रहे हैं, उनकी सीटों को गिना जाए तो 284 भारतीय जनता पार्टी की सीटें, समाजवादी पार्टी की 58 और बसपा की 17 सीटें ये आती दिख रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं तो गांव-गांव में ये जो पत्रकार हैं, और इन सब पत्रकार और जमीनी जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर यह तैयार किया है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 58 सीटें थी, 11 जिले थे, जिसके अंदर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा। इस एरिया को जाट बेल्ट कहा जाता है, और यहां जाटों का वोट प्रतिशत 17% है। तो यह कहा जा रहा था कि जाट निर्णायक होंगे, और इसलिए आपको याद होगा कि इस जाट बेल्ट को बीजेपी से अलग करने के लिए, यानी बीजेपी के विरोध में करने के लिए एक ये किसान आंदोलन चलाया गया, और उसमें राकेश टिकैत नाम के जो प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, उनको बाकायदा ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। उनका कुछ भी असर ऐसा होता नहीं दिख रहा, लेकिन हां यह जरूर है कि आरएलडी के नाम पर कुछ वोट जरूर मिले हैं, जयंत चौधरी के नाम पर जरूर वोट मिले हैं। और इसलिए आपको अगर मैं 2017 की बात करूं, इस पहले फेज में, तो 58 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें 2017 में मिली थी, समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी, बसपा को केवल 2 सीटें मिली थी, और कांग्रेस का यहां कोई नाम नहीं था। यहां आपको बता दें, ये जो पहला 2017 का चुनाव था, अब 2022 की स्थिति अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को इस पहले फेज में 58 में से 43 सीटें, और समाजवादी को 12 और बसपा को 3 सीटें मिल रही हैं। तो यहां आपको बताऊं, पहले फेज में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि आरएलडी की वजह से और कुछ किसानों के मुद्दों को समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया था, उस वजह से किसानों की नाराजगी थी गन्ना पेमेंट को लेकर, और एक असमंजस की स्थिति थी कृषि बिल को लेकर भी। और इसको लेकर के आपको बता दूं तो पहले फेज में 10 सीटों का नुकसान 2017 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है, और ये 10 सीटों में से 9 सीटों का फायदा
समाजवादी पार्टी को, और बाकी एक सीट का फायदा जो है बसपा को होता इसमें दिख रहा है। यहां आपको एक और बता दें कि ये जो बसपा को 9 सीटों का फायदा मैं बता रहा हूं, इसमें आरएलडी को ज्यादातर सीटें मिलेंगी। ये समाजवादी पार्टी को मात्र 4 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां आपको पहले फेज के कुछ जो ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर थी, उसमें है थाना भवन से सुरेश राणा, जो कि गन्ना विकास मंत्री थे और गन्ने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बना रहा। ये सीट जो है थाना भवन की, भाजपा इस पर बरकरार होती दिखाई दे रही है। यानी जो कृषि मंत्री, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा है, वो अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वहीं सरदना सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी, वहां हालांकि कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां से संगीत सोम अपनी सीट को निकाल लेंगे। इसी तरह आपको बता दूं, कैराना एक बहुत बड़ा हॉट सीट था, और सारा प्रथम जो फेस है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया, और कैराना से जो लहर चली थी, जैसा मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लहर चलती है वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। कैराना एक बड़ा मुद्दा था, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांका सिंह को उतारा था, और वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इसी तरह साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा, जिसके सामने एक बाहुबली खड़े थे, और उसकी चर्चा जो है योगी जी और मोदी जी ने अपनी रैलियों में की थी। तो कुल मिलाकर ये 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को पहले फेस में दिख रहा है। और दूसरे फेस की अगर बात करें तो दूसरे फेस में 55 सीटें थी, 9 जिले थे, और 9 जिलों में भी जाट वोट प्रभावित करती है, जिसमें 9 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर। और ये जो यहां पर जाट बेल्ट है, इसमें भी सहारनपुर जो है यहां सबकी नजर थी। और यहां पर आपको बता दूं, यहां से नकुड़ सीट जो है वो धर्म सिंह सैनी वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2017 की अगर इस दूसरे चरण की बात करें तो 55 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 में 38 सीटें थी, समाजवादी पार्टी पर 15 सीटें थी, कांग्रेस के पास यहां से 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब 2022 की यदि बात करें तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2017 की तुलना में 7 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, और 31 सीटें उनको मिलती दिख रही हैं। ये जो 7 सीटों का नुकसान है, ये शिफ्ट हो रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, और 1 सीट बसपा की तरफ। तो ये इस तरह है। और यहां जो बड़े चेहरे हैं इस दूसरे फेज में, वो सुरेश कुमार खन्ना, जो कि शाहजहांपुर सदर से खड़े हुए थे, ये अपनी सीट को बचा रहे हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह आजम खान, जो कि रामपुर सदर से खड़े थे, और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से खड़ा था, ये दोनों जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह धर्म सिंह सैनी, जैसे मैंने कहा, नकुड़ सीट से, वो अपनी सीट को बचाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। तीसरे फेज की बात करें तो तीसरा फेज है बुंदेलखंड का। ये वो क्षेत्र है जिस पर योगी सरकार ने काफी काम किया और लोगों की उम्मीद जगी थी, और इसलिए काम के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर पहला मुद्दा रहा है, लेकिन काम के आधार पर इस क्षेत्र में 59 सीटें, 59 सीटें थी, 16 जिले थे, और यह समाजवादी का गढ़ माना जाता था। इस समाजवादी के गढ़ में आपको बता दूं, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये समाजवादियों का जो गढ़ है। इस गढ़ में आपको बता दूं, ये जो यहां असर पड़ा, समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, जिनको गुड्डू भैया कहते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो अखिलेश के बहुत निकट के थे, और इससे पासा पलटा। पूरा जो बुंदेलखंड का जो माहौल है, उसमें एक मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी या अखिलेश यादव से नाराज है। और इसका फायदा यह रहा कि जो समाजवादियों का गढ़ है, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी पारी खेली है। 2017 की अगर बात करें तो 59 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 49 सीट मिली थी, समाजवादी को 9, बसपा को उसमें 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ये 2017 की बात है। और 2022 में
आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी को यहां 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटों का नुकसान है, और ये 4 सीटों में आपको बताऊं, जो 3 सीटें हैं वो समाजवादी की तरफ जाती दिख रही हैं और एक बसपा की तरफ। ये यहां जो बड़े चेहरे हैं, यहां अखिलेश यादव करहल से खड़े हैं जो कि जीत रहे हैं। इसी तरह यहां पर शिवपाल यादव हैं जसवंत नगर से, वो भी अपनी सीट पर जीत रहे हैं। एक बड़ा चेहरा है जो आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, असीम अरुण, वो कन्नौज सीट से खड़े हैं, और वो जो है 3 बार के समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे हैं, अनिल दोहरे, उनको हरा रहे हैं, और वो असीम अरुण जीत रहे हैं, ये एक खबर है। इसी तरह सतीश महाना कानपुर महाराजपुर से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथे फेज में अगर बात करें तो चौथे फेज में 9 जिले 59 सीटें, और चौथे फेज में जो 9 जिले हैं उसमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा। और यहां आपको बता दूं तो यहां लखीमपुर खीरी वो क्षेत्र है जहां एक हिंसा को लेकर और अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनको लेकर काफी बवाल हुआ था, और इस पूरे क्षेत्र में जो किसान नेता हैं उन लोगों के द्वारा कई रैलियां की गई, कई यहां धरने प्रदर्शन किए गए और एक माहौल को बिगाड़ा गया। लेकिन आपको बता दूं उसका बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। 2017 में यहां की 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कुल 59 सीटों में 51 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। समाजवादी के खाते में 4 सीटें थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी 2017 में, और कांग्रेस को यहां से 2 सीटें मिली थी। अब यहां अगर अब की बात करें तो 2022 में यहां 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। 7 सीटों का पिछली बार से नुकसान है। ये जो 7 सीटों का नुकसान है इसमें से समाजवादी पार्टी और बसपा को लाभ मिल रहा है, क्योंकि बसपा को पिछली बार 2 सीटें थी तो बसपा की इस बार 2 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 42 सीटें बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को इस फेज में 13 सीटें और बसपा को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एक तरह से कहें तो जो ये आंदोलन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की, मुद्दा किसानों का बनाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ असर उसका इस तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां आपको एक और बात बता दूं, जो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है रायबरेली सदर, वहां से भारतीय जनता पार्टी की आदिति सिंह वो जीत रही हैं और समाजवादी पार्टी के आरपी यादव को वो हरा रही हैं, जो कि समाजवादी अखिलेश यादव के बिल्कुल खासम खास और बड़े चेहरा माने जाते हैं। इसी तरह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, एसपी से उनकी फाइट मानी जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये सीट निकाल लेंगे। तीसरा है मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे थे, ऊंचाहार से लड़ रहे हैं, ये तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। 5वें फेज की बात करें तो इस 5वें फेज में कुल मिलाकर 61 सीटें थी, 12 जिले, और ये जो 5वां फेज है ये अवध और पूर्वांचल का क्षेत्र है। और अगर अवध और पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अयोध्या है, इसमें श्री राम जी का भव्य राम मंदिर का मुद्दा है, और ये जो है प्रयागराज इसके अंदर है। तो इसमें 12 जिले में अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, ये 12 जिले हैं। और इस 12 जिले में राम मंदिर एक प्रमुखता से मुद्दा रहा है। उसकी जो उसका असर है, लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि 500 साल पुराना जो मुद्दा था, जो 500 साल पुराना हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र था, जो वहां कुछ भी ऐसा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी ने मिलकर इस सपने को साकार किया है। और इसका जो असर था वो दिख रहा था कि ये माना जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाएगी और समाजवादी काफी अच्छा करेगी, यहाँ बाकी लोग मिल गए हैं, जातिगत समीकरण होगा। 2017 की तुलना में अगर बात करें तो कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा
और बाकी चैनल दिखा रहे थे इतना नुकसान नहीं हुआ है। 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस क्षेत्र से 47 सीटें मिली थी, बसपा को 3 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, अपना दल को 3 सीटें मिली थी और निर्दलीय 2 सीटों पर काबिज हुए थे। अब 2022 की यदि बात करते हैं तो पिछले 2017 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और वो 44 सीट पाती हुई दिख रही है। और समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 पे थी, इस बार 13 सीटें उसको आती हुई दिख रही है। इस अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में उसको बसपा का वोट जा रहा है और अपना दल का वोट शेयर उसको जा रहा है। यहां से आपको बता दें तो अमेठी से संजय सिंह, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिसके बारे में सबका ध्यान था कि क्या होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्पष्ट बहुमत लेते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह सिद्धार्थनाथ सिंह योगी जी के साथ मंत्री थे, वो भी जीत रहे हैं। और राजा भैया कुंडा की सीट है, वो उनकी अपनी एक पार्टी है और 2 सीटें हैं, दोनों पर वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जो कि पत्रकार थे और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, ये भी जीतते हुए 5वें चरण में दिखाई दे रहे हैं। छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में 10 जिलों पर चुनाव हुआ था, 57 सीटें हैं। इसमें अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। और आप अगर देखेंगे तो ये वो बेल्ट है जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की एक कर्मस्थली रही है और योगी आदित्यनाथ जी यहां से 5 बार सांसद रहे हैं और अब मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको चैलेंज किया जा रहा था कि आप यहां से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने मजाक बनाया था कि बाबा जी को हमने गोरखपुर भेज दिया है और वहां घंटा बजाएं, ऐसा अपमान किया था। लेकिन अब आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी वहां अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रहे हैं। पिछले बार 2017 में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, बसपा पर 5 सीटें थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, अपना दल को 1 सीट मिली थी। 2022 में अब जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिलने का अनुमान है, समाजवादी को 13 और बसपा को 5। तो यहां अगर बात करें यूं तो बीजेपी ने 7 सीटें उनकी कम हो रही हैं, 7 सीटों को लूज कर रहे हैं और ये 7 सीटें समाजवादी में जाती हुई दिख रही हैं। और इसका कारण एक जातिगत समीकरण है, जिसमें आपको बता दें ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, हालांकि वो खुद अपनी सीट फाजिल नगर को हार रहे हैं। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य जो शपथ ले रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया हूं, मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया हूं, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। और ये सीट वो है फाजिल नगर, वो छोड़कर आए थे और इसके बाद भी वो बचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कृषि मंत्री यहां से जो योगी जी के साथ हैं, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, वो यहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से जो डिस्टरबेंस पैदा करने की बात की गई थी, मुद्दे जातिगत बनाने की बात की गई थी, बीजेपी जो है शुरुआत से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर चल रही थी और ये आपको बताएं कामयाब भी होती हुई दिख रही है। और इसलिए 7वां फेज की अगर बात करूं तो 7वां फेज आते आते जिस तरह से वाराणसी के अंदर मोदी जी का रोड शो हुआ और उस रोड शो के बाद जो माहौल बदला है, यूं तो वो माहौल भी इस पूरे क्षेत्र में असर किया है, लेकिन इसके पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और काशी में जो कायाकल्प हुआ है उसका असर बिहार तक जाता है। तो ये जो 7वां फेज है, इसमें 54 सीटें हैं और 54 सीटें 9 जिलों में चुनाव हुआ है। इसमें पूर्वांचल में जिसको कहा जाता है उसका असर पूरा बिहार तक जाता है। इसमें है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र। और ये जो 9 जिले हैं, इसमें आपको बता दूं
ओम प्रकाश राजभर जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब वो छोड़कर समाजवादी के साथ चले गए। इसी तरह से आपको बता दूं, पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो क्या असर इनका हुआ है, यहां दिखाई दे रहा है कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर करती हुई दिखाई दे रही है। 2017 में 36 सीटें बीजेपी को मिली थी, समाजवादी को 11 सीटें मिली थी, बसपा को 6 सीटें मिली थी, निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब यहां आपको बता दूं, इस बार 7वें फेस में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जी हां, ये जो है पिछली बार से 4+ है। और ये जो 4 सीटें बढ़ी है, इसका असर है काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी का विकास, ये जो ज्यादातर लोगों ने बताया। और बस अगर सपा की बात करें तो पिछली बार 11 सीटें इस क्षेत्र में थी, इस बार उसको 13 मिल रही हैं। यह नुकसान बसपा का है, जो बसपा की सीट थी वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुई है, और इसी तरह बसपा का कोर वोटर बीजेपी को मिला है। तो इस तरह से 7 फेस का ये मैंने आपको सिलसिलेवार जिलेवार बताया, और जो बड़े फेस है उनको बताया। यहां आपको यह भी बता दूं कि ये जो पूरे आंकड़े हैं ये जमीनी स्तर पर तैयार किए गए, गांव में जाकर किए गए, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 284 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, 98 सीटें समाजवादी पार्टी को। और इसमें मैं एक बात और बता दूं, जो गुंजाइश प्लस माइनस होने की है वो 2 से 3% का प्लस माइनस हो सकता है। 10 तारीख को फिर जब रिजल्ट आएगा, आप और हम फिर मिलेंगे, देखते हैं कि सटीक जो आकलन है बाकी चैनलों का और हमारे चैनल का, उसमें कौन खरा उतरता है। क्योंकि जब तक वोट की गिनती नहीं हो जाती तब तक कोई भी सर्वे है उसको सटीक नहीं कहा जा सकता। वंदे मातरम।